गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति परिवार में। जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो मैथ में सबसे पहला टॉपिक है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या टॉपिक का नाम है। सबसे पहला टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले हम लोगों को कुछ संख्याएं के बारे में समझना होगा। ठीक है, जैसे संख्या की अगर हम बात करें तो संख्या जो होती है, संख्याएं मूलतः दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। एक होती है वास्तविक संख्याएं, दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, काल्पनिक संख्या जो है हम लोग को क्लास 10th में काल्पनिक संख्या पढ़ना नहीं है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई दे दिया टर्म x² + 5 = 0, तो x² बराबर उधर जाएगा -5, तो x बराबर आ जाएगा ±√5। ठीक है, तो यह जो है चूँकि x का यहाँ पर जो वैल्यू है रूट के अंदर -5 आया, तो रूट के अंदर कभी भी निगेटिव टर्म नहीं आना चाहिए। ठीक है, यह इमेजिनरी नंबर हो गया। तो इस नंबर को हम लोग क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास 10th में हमको काल्पनिक संख्या के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या में कुछ संख्याएं होती है जिसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं प्राकृत संख्याएं। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल के से हम लोग समझ लेंगे ताकि बेसिक क्लियर हो जाए। प्राकृत संख्या मतलब क्या कि गिनती की जो संख्याएं होती है, ठीक है, गिनती की संख्याएं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। ठीक है, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। उसके बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। अगर गिनती की संख्या में 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। मतलब शून्य सहित गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे प्राकृत संख्या में अगर शून्य और ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित करने से जो संख्याएं प्राप्त होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। जैसे मान लेते हैं -5, -4, -3, ठीक है, -2, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से जो संख्याएं होगी। ठीक है, यह संख्याएं क्या होगी, यह संख्याएं पूर्णांक संख्या होगी। उसके बाद हम लोग को समझना है, ठीक है, प्राकृत संख्या समझ लिए, पूर्णांक संख्या समझ लिए, पूर्ण संख्या समझ लिए। परमेय संख्या किसको कहेंगे उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। परमेय संख्या, परमेय संख्या की अगर हम बात करें तो वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q क्या होगा, पूर्णांक होगा, और q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, जिसे p/q के रूप में, इसको थोड़ा सा हम परिभाषा अब लिख देते हैं। वैसी संख्या, इसको समझ लेते हैं, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, p/q के रूप में लिखा जाता है, जहां p और q क्या होगा, जहां p और q पूर्णांक है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q जो है 0 के बराबर नहीं है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे परमेय संख्या कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, परमेय संख्या को समझना, उसे परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लिए हम 2/5। ठीक है, तो 2/5 में 2 भी पूर्णांक और क्या 5 भी पूर्णांक है, ये क्या होगा, परमेय संख्या हो गया। इसको p मान लिया, e q हो गया, तो p/q के रूप में लिख लिया, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद हम 3 लिखेंगे तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, 5/7 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रूट 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा, ये भी क्या होगा परमेय संख्या हो जाएगा। रूट 9 लिख सकते हैं, परमेय संख्या होगा। 0 भी क्या होगा परमेय संख्या होगा, ठीक है। उसके बाद हम समझ सकते हैं जैसे किसी भी संख्या के ऊपर रेकरिंग हो, जैसे 1.3 हो गया, उसके ऊपर अगर रेकरिंग हो गया तो ये भी एक तरह से क्या हो गया परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टर्म आता है अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या का मतलब क्या हुआ, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अपरमेय संख्या का मतलब क्या हुआ, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ p और q क्या होगा पूर्णांक होगा, ठीक है, तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर √5, तो √5 क्या है, इसका वर्गमूल परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये क्या होगा अपरमेय संख्या हो गया। √7 हो जाएगा, √9 नहीं होगा, √11 हो जाएगा अपरमेय संख्या, ठीक है। √13 हो जाएगा, ये अपरमेय संख्या होगा। या ऐसे दे देगा 1.325 इस तरीके से डॉट 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 दे देगा, ठीक ना। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर रेकरिंग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरीके की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। उसके बाद कुछ संख्या है जिसको समझते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ, अभाज्य संख्या जो होती है इसको समझ लेते हैं। अभाज्य संख्याएं जो होती है, अभाज्य संख्या में क्या होता है एक्चुअली, जो वैसी दो संख्याएं यानी वैसी संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से क्या होती है विभाजित नहीं होती है, ठीक है। जैसे प्रथम अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है। तो 2 जो है केवल 1 और 2 से विभाजित होगा, बाकी किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो हो गया अभाज्य संख्या। फिर 3 हो गया अभाज्य संख्या, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से विभाजित है, तो 9 नहीं होगा, 11 होगा। फिर 11 के बाद 13 होगा, 13 के बाद 15 नहीं होगा क्योंकि 15 3 और 5 से विभाजित है, 17 हो गया, ठीक है। 19 हो गया, 21 नहीं होगा, क्या होगा 23 होगा। तो इस तरीके से जो संख्याएं हैं, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या हो गया। क्लियर हो गया, ये हो गया, यहाँ तक हम लोग समझ लिए अभाज्य संख्या, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कुछ संख्याएं के बारे में, जैसे हम लोग समझेंगे अगर आगे अभाज्य संख्या हो गया। उसके बाद हम लोग समझेंगे सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या क्या होता है, सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी दो संख्याएं जिनका मौसो क्या होगा एक होगा, जिनका मौसो क्या होगा एक होगा, उसको हम लोग कहते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे मान लेते हैं 13 और 17, ठीक है, ये क्या होगा सहअभाज्य संख्या हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया 15 19, इसका मौसा एक हो जाएगा, ठीक है। 16 21, इसका मौसा एक हो गया। तो ये जो संख्याएं होगी ये क्या होगी सहअभाज्य संख्याएं होगी, ठीक है। 18, समझ में आ रही है कि नहीं बात, 18 और 23, ठीक है, इसका मौसा एक होगा तो सहअभाज्य संख्या होगा। उसके बाद क्या है युग्म अभाज्य संख्या, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। युग्म अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। युग्म अभाज्य संख्या में क्या होगा वैसी माने सहअभाज्य संख्या, ठीक है, जिसमें दो क्रमागत संख्याओं के बीच जो है 2 का अंतर होता है। जैसे मान लेते हैं एक हम 3 लिए तो 13 लिए, सॉरी 13 लिए, ठीक ना। तो अगला जो अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है, अगला संख्या क्या होगा 15 होगा, क्योंकि दोनों का एचसीएफ क्या होगा 1 ही होगा। लेकिन 13 और 15 में कितने का अंतर हो गया 2 का अंतर होगा, तो ये युग्म अभाज्य संख्या। उसके बाद हो गया 17 और 19, तो ये भी हो गया युग्म अभाज्य संख्या, ठीक है। यहाँ पर हो गया 19 और 21, ये हो गया युग्म अभाज्य संख्या। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, यहाँ भी बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया युग्म अभाज्य संख्या, क्योंकि हमको केवल संख्या के बारे में समझना था। उसके बाद हम लोग समझेंगे सम संख्या। सम संख्या क्या होता है ये तो सबको पता होगा। सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है, जैसे 2 4 6 8 10 12 14, ये सब क्या होगा सम संख्या हो गया। उसके बाद आता है विषम संख्या, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। विषम संख्या,
विषम संख्या जो क्या होता है, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस तरीके से क्या आ जाएगा, विषम संख्या। तो ये कुछ संख्या था, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग समझे। उसके बाद हम लोग जो है आगे समझेंगे, एक कॉन्सेप्ट है हमको समझना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अब हम लोग मेनली यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो इसको समझेंगे ये क्या होता है, क्योंकि इसी पर हमको सवाल बनाना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जैसे कोई दो संख्या होगी ए और बी, ध्यान रहे 2 संख्या ए और बी है, जिसमें ए जो होगा किससे बड़ा होगा, बी से बड़ा होगा, ठीक है, ठीक है। तो ए जब बी से बड़ा होगा तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या होगा, ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए बराबर होगा बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो होगा, जो ध्यान से समझना, आर का जो मान होगा, ठीक है, जहां आर हो गया शेषफल, इसको समझ लेते हैं पहले, ए हो गया भाज्य, बी हो गया भाजक, और क्यू हो गया भागफल, आर तो पहले ही लिख दिए शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पर आर का जो मान होगा, हमेशा याद रखना, आर का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन जो बी टर्म है बी, उससे क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। इस चीज को थोड़ा सा समझना है, जो आर का जो मान होगा 0 के बराबर हो सकता है, निशेषफल या तो 0 हो सकता है नहीं तो जो भाजक होगा उससे छोटा हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा जाएगा। भाज्य बराबर ए क्या हो गया, ए हो गया भाज्य, बी हो गया भाजक, क्यू हो गया भागफल, और आर हो गया शेषफल। तो यहाँ पर मेनली आर बराबर, आर का मान क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और लेकिन बी जो होगा भाजक उससे क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया गया है, एक्सरसाइज 1.1 में दिया गया है क्वेश्चन, जो कोई 2 संख्या दिया गया, ठीक है, और उस 2 संख्याएं का क्या निकालना है हमको, एचसीएफ निकालना है, ठीक है, मैंने मौसो निकालना है। जैसे 135 हो गया और 225 हो गया, ठीक है, तो 135 और 225 का हमको क्या निकालना है, मौसो निकालना है, ठीक है। तो उसको हम समझेंगे कि 135 और 225 का जो मौसो होगा वो कैसे निकलेगा, उसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, ठीक है, ठीक है। तो 135 हमको निकालना है, 135 और 225, ठीक है, 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है, लेकिन किस विधि से, एचसीएफ निकालना है हमको किस विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो इसको बनाने से पहले हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बनाने से पहले हम इसको थोड़ा सा भाग विधि से बना लेंगे। जैसे 135 हो गया, ठीक है, क्योंकि जो छोटा टर्म है उसको लेफ्ट साइड रखेंगे और जो बड़ा टर्म है उसको राइट साइड रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ 135 इकाई कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, काटेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 + 5 = 12 में से 3 गया 9 हो गया, फिर इधर आ जाएगा 135, तो 90 इकाई कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, बचेगा कितना 45, फिर 90 यहाँ आएगा, 45 दूना कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। शेषफल हमको क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर हमको समझना है, तुम यहाँ पर हमको क्या पता है कि ए का तो मान हो गया 225, क्योंकि जो बड़ा वाला वैल्यू होगा ए होगा, और बी का मान हो गया 135, है ना। अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाना है, तो ध्यान से समझना पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमको पता है, जो ए बराबर जो होता है बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। तो ए जो हो गया 225, तो फर्स्ट चरण 1 स्टेप 1 की अगर हम बात करें, चरण 1 की बात कर लेते हैं, ठीक है।
225 जो होगा, ठीक ना, किसके बराबर हो जाएगा? 225 जो होगा ये बराबर क्या होगा, यहाँ से समझना होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो 225 बराबर हो जाएगा 135 गुने 1 प्लस कितना, 135 गुने 1 प्लस 90, ठीक है। अब फिर हमको यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए ये भाज्य हो जाएगा, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो अब की बार 135 जो होगा, ध्यान से समझना होगा, 135 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझना पड़ेगा, 90 गुना 1 प्लस 45। तो 90 गुना 1 प्लस 45, क्लियर हो गया। स्टेप 2 हो गया, चरण 2, चरण 2। फिर उसके बाद चरण 3 में क्या होगा, हमको तीसरा चरण क्या होगा, यहाँ 90 बराबर क्या होगा, 45 गुने 2 प्लस 0। तो यहाँ से 90 बराबर आ जाएगा 45 गुने 2 प्लस 0। अब हमेशा याद रखना है, जो 0 होगा ना, तो 0 के पहले वाला जिस मतलब में शेषफल 0 आया, और शेषफल 0 वाला जो भाजक होगा, शेषफल 0 वाला जो क्या होगा, भाजक होगा, वही क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो अतः लिखेंगे अतः 135 और 225 का जो HCF हो जाएगा, किसके वो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45। यही क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसका मौसा कितना हो जाएगा, 45, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्सरसाइज 1.1 का पहला का दूसरा सवाल है, 196 और 38,220 का निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 196 हो गया, 38,220 हो गया, 196 का 196, ठीक है, कर लेंगे। 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में से गया 1, फिर 2 उतार लेंगे, फिर 9 बार में जाएगा, 9 4 54 के 4 हासिल 5, 9 9 171, 5 176, ठीक है। 12 में से 4 गया 8, 9 में से 6 गया 9, फिर 0। अब 5 बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो 5 6 30 हो जाएगा यहाँ, और 19 5 95, 3 98 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेप 1 में क्या करना होगा, चरण 1, ठीक है, यूक्लिड लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यहाँ a बराबर क्या होगा, BQ प्लस R। तो a का तो मान हो गया कितना, 38,220, और b जो होगा वो हो गया 196। तो पता होगा स्टेप 1 में, चरण 1, 38,220 जो होगा ये फर्स्ट बार में आ जाएगा, 196 गुने 100 कितना आ गया, 95 आया, ठीक है, 195 प्लस 0, शेषफल 0 आ गया। अब यहाँ से हमको जो शेषफल 0 आया उससे पहले वाला जो भाजक होगा, ठीक है, वही क्या हो जाएगा हमको मेरा HCF हो जाएगा। तो इसीलिए आ जाएगा 196 और 38,220 का HCF कितना आ जाएगा, तो इधर 196 है, ठीक है, 196, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा सवाल में है, तीसरा सवाल कुछ इस तरीके से है, तीसरा सवाल में दिया गया है 867 और 255। तो 255 और ध्यान से समझना है 867 का बनना है, बहुत सिंपल है। फिर इसको ऐसे बना लेंगे, क्या है 200 कितना है 55 है, तो 255 सब छोटा है, 867 यहाँ बड़ा है। तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में लगा लेंगे, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 25 3 75, 1 76, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 1,
फिर ये 255 यहाँ आ जाएगा, तो 102 दूना कितना आ जाएगा 204, अब बचेगा 51, फिर यहाँ 102 आएगा, 51 दूना कितना हो जाएगा 102 आ जाएगा, तो शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, वही चीज़ है, यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा 867 और बी बराबर हो जाएगा 255। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का जो मान हो गया कितना होगा, चरण 1 स्टेप 1 की अगर हम बात करें 867 बराबर कितना हो जाएगा 255, यहाँ से ध्यान से 867 भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, शेषफल, तो कहने का मतलब 255 गुने 3, 255 गुने 3 अब प्लस 102 क्लियर। चरण 2 की बात कर लेते हैं, फिर आप यहाँ पर 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51, 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51। अब यहाँ पर फिर 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0, अब 102 चरण 3 51 गुने 2 प्लस 0। तो अब यहाँ पर जो 0 आया, ठीक, तो 0 के पहले वाला जो भाजक होगा इस क्या हो जाएगा, वही HCF हो जाएगा। तो HCF जो होगा वो क्या होगा 51 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो इस प्रकार हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकालना हम सीख